नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। रात के 8 बजे वाली क्लासेस में आज चलेंगे हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर दें विद्यार्थियों। चलेंगे प्रश्न संख्या 1 की तरफ। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का जी कारक क्या दर्शाता है? अनुवांशिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, समूह कारक बुद्धि। जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का जी कारक क्या दर्शाता है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हम आपको उस दिन भी बताए थे क्लास में कि सामान्य बुद्धि जी कारक क्या है? सामान्य बुद्धि है। और इसी को हम क्या कहते हैं? जन्म जात कारक। इसी को हम क्या कहते हैं? जन्मजात कारक। नोट डाउन करिएगा प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से उत्तर देते चलिएगा, जिससे कि प्रश्न याद होता चले। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सृजनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनिवार्य है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, सृजनात्मकता के लिए कौन सा चिंतन अनिवार्य है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रटंत चिंतन, स्वकेंद्रित चिंतन। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वकेंद्रित चिंतन नहीं होगा, रटना बिल्कुल नहीं होता है, और अभिसारी भी कट जाएगा। क्योंकि क्या होता है? अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता में नहीं आता। क्या आता है? डाइवर्जेंट आता है। डाइवर्जेंट जो होता है, अपसारी चिंतन होता है, वही सृजनात्मकता में होता है। देखिए चित्र के माध्यम से देखिए, एक बल्ब है, एक बच्चा है। अब ये बल्ब के बारे में बहुत सारा तर्क लगाएगा बच्चा, क्योंकि ये इसकी थिंकिंग कितनी डाइवर्जेंट है। इसके दिमाग से निकल के विभिन्न तरीकों में सोच रहा है। ये जल रहा है, क्यों जल रहा है, इसमें ऐसा क्या है, प्रकाश है तो बिजली कहां से आ रही है, तमाम प्रकार की बातें इसके दिमाग में चलती हैं। जब एक ही चीज के बारे में विभिन्न तरीकों से सोचा जाता है, विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो वह चिंतन कैसा होता है? सृजनात्मक चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता रहता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, चलेंगे हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितना है? देखिए ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। पिछले बार भी एक क्वेश्चन इसमें का पूछा था, इसलिए प्रश्न को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। तो 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? प्रश्न संख्या कितना है? 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? 45 घंटा हो जाएगा। ठीक है ना। एक सप्ताह में आरटी 2009 के अनुसार एक सप्ताह के लिए हमें कितना 45 घंटा बच्चे को पढ़ाना होगा, या अटेंड करना होगा, या क्लास लेनी होगी, या पीरियड हमको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेहनत पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब प्लीज करके जरूर जाएं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। एनईपी 2020 ने स्कूली शिक्षा के लिए नए ढांचे का प्रस्ताव रखा है। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थी। 10 + 2 5 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 3 3 4 प्रणाली को रखा है। ध्यान रखिएगा, प्री प्राइमरी की बात यहीं से स्टार्ट हुई है। ध्यान रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, इनमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया है, और बहुत सारी एनसीएफ 2005 जो थी, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा जो 2005 की, भी बहुत सारी बातों को रखा गया है। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जो इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन साहब थे। ध्यान रखिएगा, इनको भी पूछ सकता है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन है। देखिए इसमें समावेशी शिक्षा भी है, आरटी 2009 भी है, एनईपी 2020 भी है, और इसमें क्या है? बुद्धि के भी प्रश्न होंगे, इसमें 2005 एनसीएफ के भी प्रश्न होंगे। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि प्रत्येक दिन रात को 8 बजे आपको मिलती है। ब्रेल लिपि का प्रयोग मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है? सुनने में अक्षम, दृष्टिबाधित, गामक अक्षम, प्रतिभाशाली। ठीक है, जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? जल्दी से बताएं। परीक्षा पास करना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, गृह कार्य अधिक देना। देखिए परीक्षा पास करना ये एक टारगेट हो गया, जो कि हमको ऐसी शिक्षा बिल्कुल नहीं लेनी है। हमें शिक्षा ऐसी लेनी है जो कि हमारे आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाए। ठीक, केवल पाठ्यक्रम के लिए हमको नहीं।
जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होगा? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्धारित नहीं रहना, हमें बाहरी वातावरण में भी जाना है, प्रकृति से भी शिक्षा लेना है, खेल खेल के माध्यम से भी शिक्षा लेना है, तो हमें इन सब चीजों को ध्यान देना होगा। गृह कार्य पर अधिक बल देना, ऐसा बिल्कुल नहीं, गृह कार्य पे बल देना है लेकिन अधिक बल देना है या निर्भर हो जाना है, हमें ऐसी शिक्षा नहीं लेना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाए? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। आईक्यू निकालने का सही सूत्र क्या होगा? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, स्किनर, ओसबर्न, पियाजे। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑसबर्न ने किया था। किसने किया था? ऑसबर्न ने किया था। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑसबर्न हो जाएगा। हम चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। पढ़ने में होने वाली कठिनाई को क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फोमिया। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? अगर पठन में हमें समस्या हो रही है तो डिसलेक्सिया हो जाएगी। डिस्कैल्कुलिया ये गणित संबंधी विकार है, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर यहां से पूछ लेता है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करिएगा, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करिएगा। खास तौर से और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सृजनात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक जो विकास होता है, इसके मुख्य कितने चरण हैं? 13 चरण हैं। इन 13 चरण को जरूर से याद करके एकदम जाइएगा, कंठस्थ करके लिख लीजिए। अगर पेपर पेंसिल है तो प्रिय विद्यार्थियों इसको लिखिए। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा, अधिगम। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरे आपके कितने सिद्धांत हो गए? 13 हो गए। और इन 13 शब्दों से पूछ लेता है कभी कभी कि संवेदना किसको कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण किसको कहते हैं, प्रत्यय निर्माण किसको कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास में निगमन और आगमन दोनों का समन्वय होता है, ठीक है ना, दोनों विधियों का प्रयोग होता रहता है। अब हम चलेंगे कहां? प्रश्न संख्या 10 की तरफ। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। ये पूछता है, या तो प्राथमिक स्तर का पूछ लेगा या तो उच्च प्राथमिक स्तर का पूछ लेगा, और या तो प्रति सप्ताह घंटा या फिर प्रति कार्य दिवस पूछेगा। तीनों में से एक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं। प्राथमिक स्तर पर कितना हो जाएगा? 30 संबंधे 1 हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा में होना चाहिए? कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक और कक्षा 10 तक। एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कम से कम कितने कक्षा तक? ऐसे कक्षा का निर्धारण हमें करना है जहां तक कि मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चा दूसरी भाषा नहीं समझ पाता है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर तक हमें कैसी भाषा में शिक्षा देनी है? मातृभाषा में। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। एक प्रतिभाशाली बच्चे की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? धीमी गति से सीखता है, उच्च स्तर का अवधान और जिज्ञासा, सामाजिक रूप से अलग रहना, रटने की प्रवृत्ति। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके जरूर से जाएं और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, जिससे कि प्रत्येक दिन रात को 8 बजे आपको इस यूट्यूब चैनल से, रैंक दिशा एकेडमी से आपको क्लास मिलती रहे। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? एक प्रतिभाशाली बच्चे की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? धीमी गति से सीखना, बिल्कुल गलत। रटने की प्रवृत्ति, बिल्कुल गलत। उच्च स्तर का अवधान और जिज्ञासा, ये सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। सृजनात्मक चिंतन का वह चरण जिसमें व्यक्ति समस्या पर सचेत रूप से ध्यान नहीं देता है। तैयारी, उद्भवन, प्रमाणीकरण,
प्रदीप्ति। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? उद्भवन। क्या हो जाएगा? उद्भवन। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? तानाशाह? बिल्कुल नहीं, आपको कोई ऐसी सत्ता नहीं दी गई है जिसपे कि आपको शासन करना है। ध्यान रखिएगा, बच्चे को हमेशा कन्विंस करके और फेवर में लेके ही आपको पढ़ाना है, और कक्षा में जाने के बाद तुरंत पठन पाठन में नहीं लग जाना है। पहले भूमिका बनाना है और बच्चे के दिमाग को इस तरह से तैयार करना है कि वह स्वयं से पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। सत्तावादी? बिल्कुल नहीं। सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर, आपको बिल्कुल से सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक के लिए वहां भेजा गया है। ठीक, केवल अनुदेशक? बिल्कुल नहीं। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 की तरफ। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, किस मनोवैज्ञानिक बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया है? स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, थॉर्नडाइक, बिने। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देखिए, दिव्यांग बच्चे आरटी, सारे लाइन को हाईलाइट करके प्रश्न को एकदम सीक्वेंस में बनाया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए कि इसमें कितना मेहनत लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य जाए। आरटी 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की आयु सीमा क्या है? अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए शिक्षा का निःशुल्क अधिकार अधिनियम के तहत उसकी आयु क्या निर्धारित की गई है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 से 18 वर्ष। ठीक है, ये आरटी के अनुसार सामान्य बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष। ध्यान रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एकदम से पेपर में। देखिए, बच्चों के लिए पीपीटी के माध्यम से आपको कलरफुल दिया गया क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगा रहे। जबकि सोचिए, बच्चा है तो बच्चे को भी आपको ऐसे ही पढ़ाना है, एकदम माहौल तैयार करके। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी बाधा है? समावेशी शिक्षा, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है कि हमें सबको क्या करना है? सबको साथ लेके पढ़ाना है, कोई विभेद नहीं करना है कि ये बच्चा कम सुनता है या ये बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता। हमारी चीजें, अगर हम बच्चे को वैसे देखेंगे तो उसको फ्रंट डेस्क पे बैठाएंगे एकदम, कि उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। देखिए, सृजनात्मक बालक भी कभी कभी समस्यात्मक बालक हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि बच्चे का अटेंशन आपके ब्लैक बोर्ड पे हो। इसके लिए जो भी सुविधा मुहैया कराना हो, टीएलएम का प्रयोग करना हो या विभिन्न चीजों का उपयोग करना हो, जैसे शिक्षण विधि वगैरह का उपयोग करना हो, तो इन सब चीजों का उपयोग करके आपको शिक्षण एकदम बिल्कुल प्रभावी करके माहौल बना के रखना है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी बाधा है? धन का अभाव? नहीं। समाज की नकारात्मक प्रवृत्तियां? पुस्तकों का अभाव? स्कूल की दूरी? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाज की नकारात्मक अभिवृत्ति। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग भी हैं, जैसे कि जो ड्रॉप आउट की समस्या कहां आती है? जहां की शिक्षा का दर एकदम खत्म हो, शिक्षा से वंचित हो, स्कूल थोड़ा दूरी पे है, ऐसी जगह ये समस्या आती है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। सृजनात्मकता के तत्व में लचीलापन का क्या अर्थ है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? विभिन्न श्रेणियों के विचार उत्पन्न करना, एक ही विचार को दोहराना। ये तो बिल्कुल नहीं, एक ही विचार को दोहराना। शब्दों को जल्दी लिखना, बिल्कुल नहीं। अगर शब्दों को जल्दी लिख देंगे तो बच्चे के दिमाग से वो निकल जाएगा, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और उसको पढ़ने की क्षमता अभी विकसित कर रहा है। तो ध्यान रखिए, चित्र सुंदर बनाना ये सही लगता है, लेकिन सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा? विभिन्न श्रेणियों के विचार उत्पन्न करना। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। एनईपी मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है। एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों का मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? केवल वार्षिक मूल्यांकन, 360 डिग्री मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल, मौखिक परीक्षा? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? एनईपी 2020 जो हमारी है वो क्या कहती है कि छात्रों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल वार्षिक नहीं, केवल वस्तुनिष्ठ नहीं, मौखिक नहीं, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या है? उसके संपूर्ण चीजों का मूल्यांकन, कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा, तो प्रोग्रेस कितना हुआ, ठीक है, जिससे कि उपचारात्मक शिक्षा उसको दी जा सके, ठीक है, जिससे उसका डायग्नोसिस किया जा सके। ठीक, ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत
प्रश्न का स्तर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किस स्तर से यहाँ प्रश्न कराए जाते हैं कि आपको इस 120 प्लस मार्क आने में समस्या ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं और बेल आइकन को साथ में जरूर से दबा लें। एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षाओं को कैसा बनाया जाना चाहिए? अधिक कठिन, कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा और लचीला, केवल बोर्ड स्तर तक सीमित, एक साल में एक बार। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना और लचीला। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षाओं कैसा बनाना चाहिए? फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। अगर बहुत टफ अगर परीक्षा बना देंगे तब भी विद्यार्थी क्या करेगा? उस चीज से वंचित हो जाएगा और क्या करेगा? वो टेंशनाइज हो जाएगा और तनाव में आ जाएगा बच्चा और वहीं से ड्रॉप आउट की समस्या खत्म हो जाएगी। ड्रॉप आउट की समस्या चालू हो जाएगी क्योंकि वो उसको लगेगा कि नहीं हमारे बस का पढ़ाई नहीं है, हमने साल भर पढ़ा लेकिन हम तब भी परीक्षा में पास नहीं हो सके। ठीक, केवल बोर्ड स्तर तक सीमित नहीं, तिमाही, छमाही, वार्षिक तिमाही, छमाही जो उसमें क्या होता है टेस्ट वगैरह होता है, ऐसे भी परीक्षाओं का समय समय पर निर्वहन करना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। भावात्मक या संवेगात्मक बुद्धि शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया? प्रश्न संख्या 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? डैनियल गोलमैन, टिक्सलर, गाल्टन, कोहलर। प्रश्नों का जो श्रृंखला है इसको देखिए प्रिय विद्यार्थियों की इस बार यूपी टेट में प्रश्न के स्तर अच्छे रखे जाएंगे। उसी प्रकार से आपके सामने इन प्रश्नों को कराया जा रहा है। प्रतिदिन 8 बजे रात को क्लासेस आपकी जाती है प्रिय विद्यार्थियों। जो भी काम हो उसको बाद में करिए, प्रत्येक दिन क्लास अटेंड करिए, मित्रों को भी शेयर करिए और प्लीज रिक्वेस्ट आपसे एक सब्सक्राइब लाइक करके जरूर से जाएं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो भी कमियां हो उसको बताते चलें या फिर जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है टॉपिक रिलेटेड बताते चाहे उस पर वीडियो आती रहेंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? टिक्सलर ने दिया था। ठीक है ना, भावात्मक संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय किसने किया था? टिक्सलर ने किया था। अब हम चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 23 के ऊपर। आईईपी का नाम क्या है जो समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण है? प्रश्न संख्या 23 का इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों पीपीटी देखिए यहां से कि ये कैसा है समावेशी शिक्षा। देखिए सब बच्चे मिलकर आपस में पढ़ रहे हैं कि नहीं? इसमें कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई जल्दी समझ जाने वाला होगा, कोई कम समझने वाला होगा, किसी को थोड़ा कम सुनता होगा, किसी का अटेंशन थोड़ा कम पड़ता होगा। सारे तरह के बच्चे हमारे कहाँ हैं? एक साथ हैं। किसमें? समावेशी शिक्षा में होते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों आरटीई अधिनियम की धारा 17 किस बात को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है? फीस लेना, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, ट्यूशन पढ़ाना, बिना मान्यता के स्कूल चलाना। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न। बच्चे को टॉर्चर नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई पनिश नहीं करना है, न उनको टॉर्चर करना है, न उनको अच्छा बच्चा खराब बच्चा करके संबोधित करना है। सारे बच्चे एक समान है, सारी सबकी बच्चों की क्षमता बढ़ सकती है अगर उनको अच्छे से पढ़ाया जाए तो। ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 25। सृजनात्मकता की सबसे अनिवार्य और विशिष्ट विशेषता क्या है? बहुत तेज सोचना, नवीनता और मौलिकता, रटकर याद करना। देखिए रटकर याद करना बिल्कुल गलत, यहीं एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन को। दूसरों की नकल करना नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 50-50 का चांस हो गया। जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर अब हम नहीं बताएंगे। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा। कमेंट सेक्शन में एकदम कमेंट को भर दीजिए कमेंट करके कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमें आपसे बहुत उम्मीद है। चलिए प्रश्न संख्या जल्दी चलते हैं ऊपर की तरफ। अभ्यासपूर्ण आशा है कि यह प्रश्नावली आपकी परीक्षा में सहायक होगी। ऑल द बेस्ट। भविष्य के शिक्षकों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य से करें। धन्यवाद।